नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 12 में मैंने पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर का वीडियो है वो दो भागों में बनाया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू, या कह सकते हैं भाग 1 या भाग 2। तो भाग 1 है वो 1 से 5 तक के प्रश्न उसके अंदर सम्मिलित है, और उसके बाद के प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 6 से लगाकर 9 तक मैंने इस भाग में पार्ट सेकंड में जो है उन प्रश्नों को लिया है। तो हम समझते हैं प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9। फिर प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। प्रमुख अभिलक्षण से तात्पर्य है कि मौर्य प्रशासन की विशेषताएं हमें बतानी है, और अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण है वो मिलते हैं। तो उत्तर देखते हैं। देखिए, प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। पहले तो ये ध्यान रखना है कि विशेषताओं में कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। ये मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य उस समय वहाँ पर मौजूद था। यानी कि पटना, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके आसपास उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके इस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित थे। और इस प्रकार से इस नगर से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में विस्तृत किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, जिनका नाम था चाणक्य, ठीक है, या फिर ये बाद में जब चंद्रगुप्त शासक बना तो जो है चाणक्य को उसने अपना प्रधानमंत्री भी बनाया। तो गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, जिसे मौर्य साम्राज्य का नाम है वो दिया। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया। मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण में सिद्धपुर तक, और पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। और अशोक ने कलिंग, उड़ीसा को जीतकर मौर्य साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया था। अब देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य की सिचुएशन को अगर हम समझें तो मौर्य साम्राज्य, ये हम भारत को देख लेते हैं। जैसे ये भारत का पोर्शन कह सकते हैं हम, और ये अगर हम माने तो ये हमारा जो है कश्मीर है, और ये गुजरात का पोर्शन है, और इसके अलावा ये सारा पोर्शन हमारा ये भारत का ऐसे समझ लेते हैं। तो ये भारत का लगभग इतना सारा इलाका सारा का सारा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। इसके अलावा ये जो वर्तमान पाकिस्तान है ये भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा ही था। इसके अलावा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके ये भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित थे। तो हम देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो कि दक्षिण में कर्नाटक तक मौजूद था, तो ये साम्राज्य कितना विशाल रहा होगा। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, सौराष्ट्र यानी गुजरात तक का, ठीक है। और इसके अलावा अशोक ने बाद में ये उड़ीसा जो है तटीय क्षेत्र, इसे भी जीत कर, या कलिंग विजय जब प्राप्त की थी तो उसने उड़ीसा का क्षेत्र जीत कर भी मौर्य साम्राज्य में वृद्धि ही की थी, या उसकी सीमाओं को विस्तार दिया था। तो इस प्रकार हम मौर्य साम्राज्य की स्थिति को भारत के मानचित्र पर समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं को देखें तो केंद्रीय प्रशासन, यानी केंद्रीय प्रशासन जहाँ राजा और अधिकारी वर्ग है किस प्रकार से कार्यों का संचालन करते थे, वो केंद्रीय शासन के अंतर्गत आता है। सम्राट और उसके मंत्रियों द्वारा सीधे राजधानी से संचालित होने वाले जो है शासन को केंद्रीय शासन कहते हैं। यानी राजधानी से संचालित जो कार्य जो होते थे, आदेश पारित होते थे, उसे यानी राजा या शासक जहाँ रहता था, साथ में उसके मंत्री जहाँ रहते थे, वहाँ से जिन कार्यक्रम को या क्रियाकलापों का संचालन होता था उसे केंद्रीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इस केंद्रीय शासन के अंतर्गत सम्राट के कार्य, मंत्रिपरिषद, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, पुलिस है, गुप्तचर है, लोक कल्याणकारी कार्य आदि के प्रबंध का विस्तृत विवरण है वो इसके अंदर सम्मिलित है। बाकी तो सब आपको समझ में आ गया कि सम्राट के कार्य यानी राजा, फिर मंत्रिपरिषद यानी उसके अधिकारीगण, न्याय व्यवस्था राजा ही सर्वोच्च अधिकारी है, फिर सैनिक व्यवस्था यानी राजा ही प्रमुख सेनापति है, पुलिस, गुप्तचर, ये सारी व्यवस्थाएं थी। इसके अलावा राजकार्य के माध्यम से सार्वजनिक कार्य भी किए जाते थे जो कि जन कल्याणकारी होते थे, अर्थात कुएं खुदवाना, नहरें बनवाना, सराय बनवाना और भी इस प्रकार के कार्य है वो शासकों के माध्यम से किए जाते थे। इसके अलावा
सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूर्णतः केंद्रीय शासन व्यवस्था थी और संपूर्ण साम्राज्य पर केंद्रीय शासन का नियंत्रण मौजूद था। यानी सत्ता का सर्वोच्च शासक है वो राजा ही हुआ करता था। केंद्र बिंदु हम कह सकते हैं, या सर्वोच्चता शासक की हुआ करती थी और जो है नियंत्रण राजा के अधीन होता था। इस केंद्रीय शासन का प्रमुख सम्राट था जो सर्वशक्तिशाली और केंद्र शासन का केंद्र बिंदु से तात्पर्य है सर्वोच्च शिखर है वो राजा हुआ करता था। वही कानून बनाने की, उन्हें लागू करने की तथा न्याय व्यवस्था की अंतिम शक्ति भी राजा ही होते हैं। यानी न्याय अगर स्थानीय स्तर पर नहीं जो है पूरा हो पाता था या नहीं निपट पाता था, तो ऐसी स्थिति में अंतिम न्यायाधीश जो राजा होता था वही अंतिम न्याय करता था। वह स्वयं सेना के संगठन की व्यवस्था करता और युद्ध में सेना का संचालन भी राजा करता था। यानी सेना का प्रमुख सेनापति भी राजा है, सर्वोच्च अधिकारी भी राजा है। इसके अलावा निरंकुश शासन तंत्र हम यहाँ पर देख सकते हैं। अतः इस दृष्टि से वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन था। स्वेच्छाचारी यानी स्वयं फैसले लेने वाला, और निरंकुश यानी जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो, अर्थात स्वतंत्र शासक। इतिहासकार स्मिथ है, वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध से जो तथ्य प्रकट होते हैं उनसे सिद्ध होता है कि वह कठोर निरंकुश शासक था। यानी उसने अपनी व्यवस्था स्थापित की थी और वह किसी के अंडर में नहीं था। परंतु चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध ने जो शक्तियां सम्राट को दी थी वे केवल सैद्धांतिक रूप से ही दी थी, उसके पास थी, और वे केवल सैद्धांतिक रूप से ही उसके पास थी, और वह उन शक्तियों को व्यवहार में लाने से पूर्व अपने मंत्रियों व परामर्शदाताओं से सलाह करता था। यानी कि शासक जो सर्वोच्च तो होता था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि स्मिथ है वो कह रहे हैं, तो उनके अनुसार वो शासक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन फिर भी वह अपने शक्तियों को व्यवहार में लाने से पूर्व अपने मंत्रियों या मंत्री परिषद से सलाह मशविरा करता था, अर्थात वो राय भी लिया करता था। भले कितना ही वो निरंकुश शासक है, लेकिन फिर भी वो सही दिशा में काम करना चाहता था। सम्राट पर परंपरागत कानूनों और नैतिक नियमों को या कानूनों को भी बंधन था। यानी परंपरागत कानून जो कि शुरू से ही चलते आ रहे थे, नैतिक कानून अर्थात उसके भी कुछ समाज में जैसे एक शासक को किस प्रकार से उचित आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है, तो वो भी सम्राट है उनका पालन है वो करता था। चाणक्य ने राजा के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है। उसमें राजा को जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित किया। यानी चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और उन्होंने एक राजा को जनहित यानी प्रजा के संबंध में कार्य करना चाहिए उस हेतु प्रेरित किया। ऐसा न करने पर राजा अपनी प्रजा के ऋण से निवृत्त नहीं हो सकता, अर्थात राजा अपनी लोकप्रियता खो देता है, प्रजा में वो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, और शासक बनने के बाद अगर वो प्रजा से किसी भी प्रकार का टैक्स या कर वगैरह लेता है और प्रजा के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को हम उदार निरंकुश शासक कह सकते हैं। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य निरंकुश तो था, अर्थात वो सर्वोच्च सत्ता था और कह सकते हैं शासन की धुरी था, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा के हित का भी ध्यान रखा था। इसके अलावा उसके मंत्री परिषद के क्या कार्य होते थे या मंत्री परिषद किस प्रकार से राजा को सलाह मशविरा देती थी, तो पहला है कौटिल्य अर्थात चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य और चाणक्य एक ही है। कूटनीतिज्ञता के कारण कौटिल्य जो है चाणक्य का ही नाम है वो पड़ा हुआ है, और चाणक्य का या कौटिल्य का विश्वास था कि सम्राट राज्य का एक पहिया है और राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरे पहिए अर्थात मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। यानी सम्राट सर्वोच्च है, सम्राट बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, धुरी है, लेकिन फिर भी उस राजा को चलाने के लिए दूसरे पहिए अर्थात मंत्री परिषद जो कि गणमान्य लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो राजा को समय समय पर सलाह मशविरा देंगे, तो ऐसी स्थिति में राजा अपना शासन है वो अच्छे से चला पाएगा। और ये मंत्री परिषद अति महत्वपूर्ण मामलों में सम्राट को परामर्श देने का काम करती थी। सम्राट मंत्री परिषद के सदस्यों को उनकी बुद्धिमत्ता और सच्चरित्रता को देखकर नियुक्त करता था। यानी उनका सद्व्यवहार, उनका नैतिक उत्थान वगैरह देखा जाता था। वे वेतन भोगी होते थे, अर्थात उन्हें पैसा या वेतन भी दिया जाता था। मंत्री परिषद के निर्णय सर्वमान्य होते थे, किंतु राजा को विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। यानी कि सर्वमान्य यानी सभी को मान्य होते थे, लेकिन राजा अपनी सलाह के हिसाब से उन्हें पसंद करता था या नहीं मानना वो राजा की हित की बात थी, या राजा अपने हिसाब से निर्णय
लेता था वह उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अति महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती थी, अन्यथा राजा स्वयं ही निर्णय ले लिया करता था। दैनिक कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की एक अंतरंग सभा, जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि होते थे, की व्यवस्था भी की जाती थी। अर्थात दैनिक कार्य यानी रोजमर्रा के नियमों के अनुरूप जो भी कार्य वगैरह होते थे वो मंत्रिपरिषद है वो राजा के आदेशानुसार है वो उसे कर लिया करती थी। फिर है न्याय व्यवस्था। देखिए मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विद्वान एवं कूटनीतिज्ञ महामंत्री, जिनका नाम था चाणक्य, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है मोस्ट ऑफ, तो एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। आज भी सभ्य संसार में उस न्याय व्यवस्था के मूल तत्वों का अनुकरण किया जा रहा है। अर्थात आज भी हम न्याय व्यवस्था में चाणक्य के द्वारा दिए गए साम दाम दंड भेद की नीति को मानते हैं। और संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रधान न्यायाधीश अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं था, यानी कि अंतिम न्यायाधीश है वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उसके नीचे अनेक छोटे बड़े न्यायाधीश होते थे, और यहाँ पर अगर ये छोटे बड़े न्यायाधीशों से अगर विवाद नहीं सुलझता था तो फिर अंतिम न्याय राजा स्वयं देता था। नगरों और जनपदों के लिए अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। नगरों में न्यायाधीश राजूक कहलाते थे। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न आपका बनता है कि राजूक कौन होते थे। तो मौर्यकालीन सम्राट या मौर्यकालीन व्यवस्था में राजूक है वो जो है न्यायाधीश कहा जाता था। ग्रामों में पंचायतें भी छोटी छोटी मुकदमों का फैसला करती थी। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, एक तो दीवानी अर्थात धन संबंधी न्याय व्यवस्था को करने वाले, मुकदमों का फैसला करने वाले, और दूसरे थे यानी धर्मस्थीय न्यायालय कहलाते थे, और दूसरा है फौजदारी मुकदमों का फैसला करने वाले न्यायालय, जिसे कंटक शोधन के नाम से जानते थे। निचले न्यायालयों के मुकदमों के फैसलों के विरुद्ध अपीलें बड़े न्यायालयों में सुनी जाती थी, और अपराधों को कम करने के लिए चंद्रगुप्त के काल में कठोर दंड दिए जाते थे। यानी कठोर दंड का विधान था ताकि कम से कम अपराध है वो राज्य के अंदर हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के दंड उस समय प्रचलन में थे या दिए जाते थे, जिसमें जुर्माना हो सकता था, अंग भंग यानी जो है शरीर का कोई भी अंग काटा जा सकता है, और मृत्युदंड यानी आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, और मृत्युदंड का भी जो है दिया जाता था, या फांसी या मृत्युदंड का भी प्रावधान मौजूद था। कठोर दंड के कारण अपराध बहुत कम हो गए थे, यानी अपराध का तरीका कठोर था, जिसके कारण जनता डरती थी, दहशत का माहौल रहता था और अपराध नहीं होते थे। लोग घरों में बिना ताले लगाए भी बाहर चले जाते थे, यानी चोरियां भी नहीं होती थी। इसका तात्पर्य ये है। फिर है सैनिक व्यवस्था। देखिए राजा की सैनिक व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चतुरंगिनी सेना की व्यवस्था की थी। चतुरंगिनी यानी हाथी, घोड़ा, अश्व, घुड़सवार, पैदल, ठीक है ना। और अर्थात उसकी सेना 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें पैदल, अश्वारोही यानी घुड़सवार, हाथी और रथ। इसके अतिरिक्त उसने जल सेना का भी गठन किया था, यानी उसके पास उसकी अपनी नौ सेना भी थी या जल सेना भी थी। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त की सैनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया। मेगस्थनीज जो कि यूनानी राजदूत है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर जो कि शासक था, ठीक है, और जिसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया था। तो उसके अनुसार यानी मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है कि उसके अनुसार सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। इतनी विशाल सेना रखने का प्रमुख कारण चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाएं थी। उसने अपने अनेक छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और सेना के आधार पर की थी। यानी कोई भी शासक तब शक्तिशाली होता है जब उसके पास एक शक्तिशाली सेना हो, क्योंकि किसी भी राज्य का आधार सेना होती है। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया था वो अपनी सेना के आधार पर ही खड़ा किया था। वास्तव में वह युग सैनिक युग था और साम्राज्य का विस्तार या आधार सेना होती थी। चंद्रगुप्त ने इसी विशाल सेना के आधार पर यवनों को पराजित करके देश से बाहर खदेड़ा था और नंद वंश का नाश किया था, जो कि नाई वंश था। और महापद्मनंद के बाद उसका पुत्र अंतिम जो कह सकते हैं घनानंद बना था, और ये एक जो है आतताई अत्याचारी शासक था और इसने जो है चाणक्य का अपना अपमान किया था, और इसी के कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक के रूप में स्थापित किया था। और बाद में इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का नाश किया और मगध का सम्राट बना। और सुव्यवस्थित शासन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में शासन या शांति व्यवस्था भी स्थापित की थी। सम्राट प्रधान सेनापति होता था, यानी सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का नेतृत्व करने वाला। वह युद्ध में सेना का संचालन करता था। संचालन अर्थात नेतृत्व करना।
चंद्रगुप्त इस विशाल सेना की व्यवस्था के लिए एक युद्ध परिषद का चंद्रगुप्त ने गठन किया था, यानी युद्ध के समय फैसले लेने वाला जो है परिषद, और इसमें 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य 6 समितियों में विभाजित थे, और इस प्रकार 5 सदस्यों की एक प्रत्येक समिति सेना के एक भाग की व्यवस्था देखती थी, यानी इसमें सदस्यों को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती थी और वो सेना से संबंधित देखरेख या कार्य को संभालते थे। पहली समिति जल सेना का प्रबंध करती थी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी समिति सेना के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री जुटाना और रसद का प्रबंध करना, रसद से सामग्री खान पान का जो है सामग्री जुटाना। तीसरी, चौथी और पांचवी और छठी समितियां क्रमशः पैदल, अश्वारोही, हाथी और रथ सेना की व्यवस्था देखती थी, उनके लिए दाना पानी जुटाना इत्यादि। ये सेना स्थायी थी और राजकोष से सैनिकों को बकायदा उस समय वेतन भी मिलता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना काफ़ी विशाल थी और उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो है परिषदें बनाई गई थी, ताकि वो सेना से संबंधित सारे कार्यों की देखरेख या जिम्मेदारी को संभालती थी, और सेना को समय समय पर वेतन भी दिया जाता था। अब राजा के अधिकारियों के प्रमुख कार्य क्या थे, यानी राजा का जो अधिकारी वर्ग था और उन्हें विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी किस प्रकार से दी जाती थी। तो मौर्य सम्राट के द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया करते। निरीक्षण यानी जांच परख करना, जांच पड़ताल करना। साम्राज्य के अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख का जिम्मा रखते थे, तो कुछ भूमि मापन का काम है वो करते थे। क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां आ रही है कि जो किस प्रकार से वो काम करते थे। कुछ प्रमुख नहरों से उपहारों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे या मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी है वो अलग अलग अधिकारियों को दी जाती थी, और उन्हें कोई ना कोई डिपार्टमेंट कह सकते हैं, कोई ना कोई जो है शासन तंत्र का हिस्सा है वो दिया जाता था, और जिसकी जिम्मेदारी उन्हें निभानी होती थी। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन भी करते थे, यानी शिकार क्षेत्र, वन क्षेत्र में जो शिकारी समुदाय वगैरह होता था उनको भी जो कर का विधान वगैरह होता होगा तो उसकी देखरेख भी देखते होंगे। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर इन्हें इनाम या दंड देते थे, यानी कि जो राज्य के कानून के तहत जो शिकारी चलते थे उनको तो वो उपहार भी देते थे, और जो नहीं करते थे उनको दंड का विधान भी मौजूद था। वे कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण भी करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे, जो विभिन्न प्रकार के कार्य, लकड़हारे अर्थात लकड़ी काटने वाले, बढ़ई यानी सुथार का काम करने वाले, लोहार का काम लोहे का काम करने वाले, और खननकर्ता यानी विभिन्न प्रकार की खानें, क्योंकि मगध साम्राज्य में लोहे की खानें भी मौजूद थी, तो उनसे भी विभिन्न प्रकार का देखरेख करते थे। साथ में कर वसूली जो भी उस समय मौजूद थी, टैक्स व्यवस्था, उसका निर्धारण भी किया करते थे। तो ये अधिकारियों के कार्य मौर्य शासन के अंतर्गत मौजूद थे। इसके अलावा अशोक के अभिलेख प्रश्न में चूंकि दिया गया है, तो अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के प्रमुख तत्व जो है विद्यमान है। तो इसमें देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य प्रशासन के प्रमुख तत्वों की झलक मिलती है, और वो तत्व कौन से हैं कि अभिलेखों में हमें प्रशासन के प्रमुख केंद्र, ये याद रखना है आपको, जिसमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तोसली और कौशाम्बी, ठीक है, ये तोसली है जो कि इस नाम से भी लिखा गया है, तो ये तोशाली है तो भी कोई बात नहीं, उल्लेख मिलता है। कलिंग अभिलेखों से पता चलता है कि तोशली और उज्जैन के शासनाध्यक्षों को कुमार कहा जाता था, यानी जो शासन व्यवस्था संभालने वाले थे। तो ये चंद्रगुप्त या कह सकते हैं अशोककालीन जो है उसने किस प्रकार से अपने साम्राज्य की अलग राजधानियां हैं, प्रमुख राजधानियां या केंद्रों में विभाजन किया था। एक तो प्रमुख है पाटलिपुत्र, दूसरी तक्षशिला जो कि उत्तर की तरफ थी, उज्जैन जो कि मध्य की तरफ थी, सुवर्णगिरी जो कि दक्षिण की तरफ थी, तोशली और कौशाम्बी जो कि उड़ीसा और इस तरफ पर मौजूद थी। तो ये अलग अलग महानगर या राजधानियां थी जिसमें अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी, और उज्जैन और तोसली के शासनाध्यक्षों को कुमार कहा जाता था। ब्रह्मगिरी सिद्धपुर अभिलेखों में ऐसा लिखा गया है, और सुवर्णगिरी के शासनाध्यक्ष को आर्यपुत्र है वो कहा गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग नामों से भी इनको जाना जाता था। फिर अशोक के अभिलेखों में हमें महामात्र और धम्म महामात्रों का भी उल्लेख मिलता है, और महाशिलालेख 5 से हमें पता चलता है, यानी अशोककालीन शिलालेख, क्योंकि अशोक ने अनेक शिलालेख, स्तंभ लेख है या धम्म अभिलेख है वो लिखवाए हैं, तो इस आधार पर पता चलता है कि सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद महामात्रों की नियुक्ति की थी और उन्हें विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी थी। स्तंभ लेख 7 में धर्म महामात्रों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया, यानी धर्म महामात्रों के क्या क्या कार्य रहेंगे और किस प्रकार से उन्हें कार्य करना होगा। इसमें कहा गया है कि धर्म महामात्रों की सभी वर्गों में धर्म का प्रचार
प्रचार करना चाहिए और धम्म का अनुसरण करने वालों की उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अशोक, चूंकि हमें पता है कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के पश्चात, और उसके बाद उसने धम्म की उन्नति की तरफ ध्यान दिया था, यानी धम्म को अपना लिया था। और धम्म के तहत होता है नैतिक आचरण, नैतिक नियमों का संपादन करना और बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना। तो ऐसे में सद्व्यवहार के गुण जो अपनाए थे अशोक ने, और वो चाहता था कि उसकी जनता सद्व्यवहार आचरण करे। और ऐसे में उसने जगह जगह पर शिलालेख के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से जो है ये कार्य करवाया था। धम्म के सिद्धांत लिखवाए थे, नैतिक नियम के सिद्धांत लिखवाए थे, और उसके लिए जो जिम्मेदार पद दिया था उन्हें धम्म मात्र के नाम से जाना जाता था उन अधिकारियों को। और उनका काम यही था कि जो आदर्श अशोक स्थापित करना चाह रहा है वो सब सही तरीके से कार्य का संचालन हो रहा है या नहीं। अशोक ने स्त्रियों की भलाई के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्रों की नियुक्ति की, यानी कि उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, और उनका उल्लेख भी अभिलेखों में हमें मिलता है। जिला प्रशासन में नियुक्त राजुक तथा युक्त जैसे अधिकारियों का उल्लेख भी अशोककालीन शिलालेखों में मिलता है। इसके अलावा शिलालेख 3 और स्तंभलेख 1 और 4 में भी मिलता है, यानी पहला और चौथे में मिलता है। स्तंभलेख 4 में से पता चलता है कि राजुक का प्रमुख कार्य जनपद के लोगों की भलाई करना। राजुक जो होता था वो नगरपति होता था, या नगर का शासन व्यवस्था संभालने वाला और न्याय व्यवस्था को देखने वाला। और इस प्रकार से जनपद यानी महाजनपद के अंतर्गत जो छोटे राज्य या जिन्हें जनपद कहा जाता था, तो राजुक का कार्य है जनपदों की भलाई करना, सर्वांगीण विकास के कार्यों की तरफ ध्यान देना, जन कल्याणकारी कार्य करना। तो इस प्रकार से अशोककालीन समय में ये सारे पद हुआ करते थे जिन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन है वो करना पड़ता था। इसके अलावा अशोक ने उन्हें लोगों को अच्छे कामों के लिए सम्मानित करने और बुरे कामों के लिए दंडित करने का अधिकार भी प्रदान किया था। यानी अशोक ने धम्म मात्र राजुक वगैरह नियुक्त कर रखे थे, उनको अधिकार दे रखा था कि वो स्वयं फैसले यानी स्वतंत्र निर्णय के आधार पर दंड या जो है कह सकते हैं इनाम भी दे सकते हैं। महाशिलालेख 3 से पता चलता है कि युक्त के कार्यों में मुख्य रूप से सचिव के कार्य सम्मिलित थे, और राजस्व का संग्रह करना, उसका हिसाब किताब रखना उसके कार्यों के अंतर्गत आता था। युक्त का जो कार्य है वो कर या टैक्स को वसूल करना, उसका हिसाब करना, हिसाब किताब रखना कि कहाँ से कितना टैक्स प्राप्त किया है, फिर राजा के खजाने में जमा करवाना। इसके अलावा शिलालेख 6 में या 6 में मिलता है कि अन्य शिलालेखों में भी प्रतिवेदकों का उल्लेख मिलता है, और प्रतिवेदक सम्राट अथवा केंद्रीय सरकार के प्रमुख संवाददाता होते। संवाददाता यानी खबरी कह सकते हैं, समाचार को पहुंचाने वाले, लाने वाले, उन्हें संवाददाता कहते थे। उनकी सीधी पहुंच सम्राट तक थी, और यानी कि ये हर प्रकार की जानकारी रखते थे और शासक को समय समय पर सारी जानकारी है या न्यूज़ है वो देने का कार्य करते थे, या समाचार देने का कार्य करते थे, सारी जानकारी वो देते थे। उनकी पहुंच सीधे सम्राट तक थी। महाशिलालेख 6 से पता चलता है कि सम्राट अशोक को सदा प्रजा हित की चिंता लगी रहती थी। तो अशोक एक प्रजावत्सल राजा था, उसने कई भलाई के कार्य भी करवाए थे। इसीलिए इसमें कहा गया कि राजन देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहते हैं, अर्थात अशोक के लिए कहा गया है शिलालेखों में, अभिलेखों में, जहाँ उसे देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं को जो प्रिय है वो अशोक है, और प्रियदर्शी जो सुंदर मुखाकृति वाला है, मनोहर मुखाकृति वाला है, दिखने में जो सुंदर है वो अशोक है, ऐसा लिखा है। अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्रित करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। अतीत में यानी कि अशोक से पूर्व जैसे जो है बिंदुसार था, या कह सकते हैं मौर्य सम्राट संस्थापक जिसे कहते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उन्होंने कुछ मसलों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन अशोक ने जब शासक बना तो उसने कई नए जो है मुद्दे भी उसने रखे, या उसने नई समस्याओं को नए तरीके से हल करने के लिए कुछ नए नियमावली भी बनाई। किंतु जो है मैंने व्यवस्था की है कि लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाए। यानी अशोक चाहता था कि प्रजा के लिए जो भी नित्य प्रतिदिन जो भी घटित वगैरह कार्य वगैरह होते थे उसकी सूचना प्रतिदिन मिले, ताकि वह उनका निराकरण है वो करे, और इसके लिए उसने प्रतिवेदक अर्थात संवाददाता कह सकते हैं उसकी नियुक्ति भी कर रखी थी। अशोक ने यहाँ तक भी कहा था, यानी कि वो अपनी प्रजा से इतना प्यार करता था या उसके प्रति इतना उदार था कि उसने ये कहा था कि कोई भी प्रजा का व्यक्ति जिसे जब भी मुझसे काम है वो कभी भी आके मुझसे मिल सकता है, मैं उसकी समस्या का निराकरण करूंगा। तो वो कहता है कि मैं चाहे कहीं भी हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं अंतपुर में हूँ, अंतपुर अर्थात मैं रनिवास में हूँ, या फिर मैं भोजन कक्ष में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा है, अर्थात मैं किसी भी रूप में क्यों न हूँ, किसी भी प्रकार से काम में व्यस्त क्यों न हूँ,
और या फिर वाटिका में, वाटिका यानी बाग बगीचों में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूंगा। यानी अगर मेरे पास कोई भी समस्या लेकर आता है तो मैं उस समस्या का समाधान, यानी प्रजा की समस्या का समाधान वो हर हालत में करेगा। तो इस प्रकार अशोक से, इस प्रकार से पता चलता है कि अशोक कितना उदार मना शासक रहा होगा। जब उसने शासन व्यवस्था को संभाला होगा तो उसने प्रजा के हित की तरफ ध्यान दिया था। इसी प्रकार धर्म सहनशीलता जो मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख अभिलक्षण था, यानी दूसरे धर्मों को सहन करना, धर्म के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति भी सहनशीलता का भाव, तो अशोक के शिलालेखों में मिलता है। और महाशिलालेख 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए किंतु दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी अशोक दूसरे धर्म को भी महत्व देता था, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन भारत के कोने कोने में हिंदू धर्म भी विद्यमान था, जैन धर्म भी विद्यमान था। तो इस प्रकार से अशोक ने दूसरे धर्मों को भी जो है निंदा नहीं करने की का आदेश दिया था। और अशोक ने यहाँ तक भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाता है तो ठीक, अन्यथा बलात् रूप से किसी को जबरन है वो धर्म परिवर्तित नहीं करवाया जाए। निसंदेह मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित राज्यों में या साम्राज्यों में सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य को इसका श्रेय जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने, उससे पहले साम्राज्य तो मौजूद थे लेकिन कोई अखंड भारत का निर्माण है वो नहीं कर पाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य साम्राज्य खड़ा किया था तो उसने एक अखंड भारत का सपना देखा था और उसने एक अखंड भारत का जो है सपना साकार किया था अपने गुरु चाणक्य के बुद्धि और समझ से और उसकी खुद की बुद्धिमत्ता के आधार पे। इस साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास अंधकार के प्रकाश के युग में प्रवेश करता है। यहाँ पे इतिहासकार ये कहते हैं कि इन सब विशेषताओं के आधार पे जो भारतवर्ष जो विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और कोई स्थायी शासन व्यवस्था नहीं थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय से भारत में एक अंधकार युग का खात्मा हो गया और एक नए युग का जो है प्रवेश हुआ, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जा सकता है या मौर्य साम्राज्य कह सकते हैं। फिर प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न कि 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री जिसका नाम है डीसी सरकार का व्यक्तित्व है कि भारतीयों की जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। अर्थात भारतीयों का जीवन की हर कड़ी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिल जाती है, ऐसा कहा है अभिलेख शास्त्री डीसी सरकार ने। और किस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, तो आइए हम उस प्रश्न को समझते हैं कि सुप्रसिद्ध अभिलेख शास्त्री डीसी सरकार ने मत व्यक्त किया है कि अभिलेखों से भारतीय जीवन की संस्कृति, भारतीयों के जीवन, संस्कृति और सभी गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। हालांकि अभिलेख हमें शासकों की उपलब्धियां या जो दान देने वाले या विशिष्ट जन जिन्होंने अभिलेख वगैरह लिखवाए हैं तो उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ उपलब्धियों को ही लिखवाया, बताया है या उसको उपलब्धियों को ही उकेरने का प्रयास करवाया, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से अभिलेखों के महत्व को नहीं नकार सकते। कहीं ना कहीं वो हमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देने में महत्वपूर्ण जो है स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो डीसी सरकार कहते हैं कि अभिलेखों से मिलने वाली जानकारी क्या है वो देखिए। पहला कि शासकों का नाम, अभिलेखों से हमें राजाओं के नामों का पता चलता है, विभिन्न शासकों के बारे में पता चलता है, साथ ही हम उनकी उपाधियों के बारे में भी जान पाते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें अशोक का। उदाहरण के लिए अशोक का नाम अभिलेखों में आया है उसकी दो उपाधियां जो कि देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी, ठीक है, देवानाम प्रिय। और जो अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी अर्थात देवानाम प्रिय अर्थात जो देवताओं को प्रिय है, और जो देवताओं को प्रिय है वो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये नाम है जो अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया है अभिलेखों के अंदर। और दूसरा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का अर्थ होता है प्रिय दर्शी, दर्शी यानी दर्शन, यानी कि जिसका सुंदर रूप है, जो जिसका दर्शन सुंदर है। प्रियदर्शी यानी कि जो सुंदर मुख वाला, सुंदर मनोहर मुखाकृति वाला, अर्थात जो कि जिसकी मुख की आकृति सुंदर है। तो प्रियदर्शी जो शब्द मिलता है वो भी इतिहासकार ये मानते हैं कि ये अशोक के लिए मिला है। तो इस आधार पे शासकों की उपाधियां और उपलब्धियों का नाम भी मिलता है। तो ये अशोककालीन अभिलेख है। तो ये जो शब्द है वो इतिहासकार कहते हैं कि, और जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ भी खोज निकाला था, ठीक है। समुद्रगुप्त, खारवेल, रुद्र, दामन आदि के अभिलेखों में भी हमें जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है।
जो कि प्रयाग समुद्रगुप्त के कवि राजकवि थे हरिशैन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हमें पता चलता है। खारवेल का अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके अलावा रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन जो कि शक शासक रुद्रदामन था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख जो है महत्वपूर्ण है, जो कि गुजरात के अंदर जूना जो है गढ़ का अभिलेख हमें मिलता है। तो इस प्रकार से अभिलेखों से हमें शासक और उस समय की उपलब्धियों की जानकारी हमें जरूर मिलती है। तो अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ डीसी सरकार कहते हैं कि राज्य के विस्तार की जानकारी भी अभिलेखों से हमें मिलती है। जैसे उत्कीर्णित अभिलेखों की स्थापना वहां पर की जाती थी जहां पर उस राजा का राज्य विस्तार होता था, यानी कि उपलब्धियां होने पर अभिलेख है वो लिखवाए जाते थे। किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट उपलब्धि पर अभिलेख है वो खुदवाए जाते थे, उत्कीर्णित करवाए जाते थे। और ऐसे में उदाहरण के लिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार जानने के लिए हमारे पास सबसे प्रमुख स्रोत है अशोक के अभिलेख। और अशोककालीन अभिलेख बहुत अधिक फेमस है क्योंकि अशोक ने अपने समय में बहुत अधिक अभिलेखों का निर्माण करवाया था, शिलालेखों का निर्माण करवाया था। और जब अशोक ने धम्म को अपना लिया था, धम्म की नीति को अपना लिया था, तो उसने भारत के कोने कोने तक, अफगानिस्तान, कंधार, पाकिस्तान जो कि वर्तमान उस समय भारत के ही हिस्से हुआ करते थे या मौर्य साम्राज्य के हिस्से हुआ करते थे, उसने जगह जगह अभिलेखों को जो है खुदवाया था, लिखवाया था और उन्हें स्थापित करवाया था। तो अशोक के अभिलेख हमें जो है राज्य के बारे में बताते हैं कि जहाँ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं अर्थात वहाँ अशोक का साम्राज्य रहा होगा। तो साम्राज्य विस्तार की जानकारी भी हमें अभिलेखों से पता चलती है, ऐसा डीसी सरकार कहते हैं। इसके अलावा राजा का चरित्र, यानी राजा का चरित्र उन्नत है या अवनत है, उसकी जानकारी भी अभिलेखों में मिलती है। तो राजा कैसा है, राजा की उपलब्धियां, जैसे ये अभिलेख शासकों के चरित्र का चित्रण करने में भी सहायक है। जैसे अशोक के अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, अर्थात वो अपने समय का एक महान शासक रहा होगा। ठीक है, अशोक जनता के बारे में क्या सोचता था, अनेक विषयों पर उसने स्वयं के विचार भी व्यक्त किए। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के चरित्र चित्रण का जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो भी उपयोगी है, क्योंकि उसमें भी समुद्रगुप्त को भी लाखों गायों का दानी और जो है कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति दया भावना रखने वाला, और इसके अलावा और रुद्र देवता के समान, वरुण देवता के समान, कुबेर देवता के समान उसकी उपलब्धियों को बताया है। तो इस प्रकार से शासक की उपलब्धियां हमें बताते हैं। यद्यपि इनमें राजा के चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया, तो बिल्कुल ये भी राइट बात है कि हमेशा अभिलेख है वो मोस्ट ऑफ कई बार प्रशस्तियां ही होती है। प्रशस्ति अर्थात उसमें उनकी प्रशंसा में उनकी गाथाएं, उनकी यश और कीर्ति को लिखा जाता है। तो ऐसे में बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, लेकिन फिर भी हम उनकी उपलब्धियों को नकार नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में जो इतना कुछ साहित्य जो लिखा गया, उनके बारे में लिखा गया, तो अभिलेख असत्य तो हो ही नहीं सकते, बल्कि अभिलेख भी हमें उनके बारे में जो है विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं। भले ही उनको बढ़ा चढ़ाकर ही क्यों न लिखा गया, लेकिन शासक की उपलब्धियों को हमें जरूर बताते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के ऊपर अंकन होता है तिथियों का, काल निर्धारण भी होता है। अभिलेखों की लिपि की शैली, भाषा के आधार पर शासकों का काल, कि कई बार उसके अंदर समय काल भी लिखा होता है। और ऐसे में लिपि, जैसे कि किस लिपि में लिखा गया, तो वो लिपियां कब चलती थी या उस लिपि का महत्व कब था, भाषा कौन सी थी, तो उस भाषा को कब बोला लिखा जाता था। तो इस आधार पे जो है इतिहासकारों को कंक्लूजन निकालने में आसानी रहती है, निष्कर्ष निकालने में आसानी रहती है, और वो हमें बता सकते हैं कि ये अभिलेख इतने पुराने हैं, इस शासक से संबंधित रहे होंगे। और भाषा और धर्म के बारे में भी अभिलेख हमें जानकारी देते हैं, यानी शासकों की उपलब्धियां के साथ साथ वो किस धर्म को मानते थे, किस देवी देवता को मानते थे, इसमें भी हमें जानकारी मिलती है। अभिलेखों की भाषा से हमें उस काल के भाषा के विकास का पता चलता है। इसी प्रकार अभिलेखों पर धर्म संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अशोक के धर्म की जानकारी के स्रोत हमें अभिलेख से ही पता चलते हैं। भूमि अनुदान पत्रों से भी धर्म व संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो भूमि अनुदान पत्र यानी जैसे दंगुन का अभिलेख है, जो कि ताम्रपत्र अभिलेख है, जिसमें प्रभावती गुप्त के बारे में लिखा गया है। तो ये सारे के सारे हमें धर्म, संस्कृति, शासक, उनकी उपलब्धियां, उनकी जानकारी भी देते हैं। इसके अलावा कला, अभिलेख कला के भी नमूने हैं। अब जो अभिलेख जितने सुंदर तरीके से लिखे जाते हैं, जितने सुंदर तरीके से उनको उकेरा जाता था, तो कहीं ना कहीं हमें शिल्पकला के बारे में भी जानकारी मिलती है कि शिल्पकार कितने कुशल उस समय रहे होंगे, या शिल्पकार कितने जो है सुंदर नमूने बनाते होंगे। इस आधार पे वो जानकारी भी मिलती है। मौर्यकाल के अभिलेख विशाल पाषाण खंडों को पॉलिश करके चमकाया गया। पाषाण खंड अर्थात पत्थर के बड़े बड़े आकार पे पॉलिश करके, अर्थात उन्हें सुंदर बनाकर फिर उन्हें चमकाया गया। उन पर पशुओं की
मूर्तियां भी रखवाई। ये मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो ये हमें उस समय की कला कुशलता को भी बताते हैं कि मौर्य काल अपने समय में काफ़ी उन्नत रहा होगा, कला चरमोत्कर्ष पर थी। इसके अलावा अभिलेख सामाजिक वर्गों की जानकारी भी हमें देते हैं। अभिलेखों से हमें तत्कालीन वर्गों के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी उस समय के समाज की जानकारी। हमें पता चलता है कि शासक एवं राज्याधिकारियों के अलावा नगरों में व्यापारी, शिल्पकार, बुनकर, सुनार, धोबी, लोहार और बढ़ई आदि भी रहते हैं। तो समाज की जानकारी भी अभिलेखों में मिलती है, जैसे शिल्पकार वगैरह, सुनार, धोबी, लोहार, ठीक है, लोहार इत्यादि, और उनके कामों की जानकारी, यानी वो किस किस प्रकार के काम कार्य करते थे और किस प्रकार के धातु कर्म वगैरह बनाते थे। तो ये अभिलेख उनके बारे में भी, उन श्रेणियों के बारे में भी हमें बताते हैं जो उस समय समाज में मौजूद रही होगी। फिर है भू राजस्व, यानी कि भू राजस्व से तात्पर्य राजा टैक्स कैसे वसूल करता था, या भू राजस्व के कौन कौन से तरीके मौजूद थे, यानी कि राजस्व या टैक्स प्रणाली। अभिलेखों से हमें भू राजस्व प्रणाली, प्रशासन के विविध पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। विशेष तौर पर भूदान पत्रों से हमें राजस्व की जानकारी मिलती है, यानी टैक्स लेना। साथ ही जब भूमि अनुदान अधिकारियों को दिया जाता था या दिया जाने लगा तो धीरे धीरे स्थानीय सामंतों की शक्ति में वृद्धि हुई, यानी कि राज्य अधिकारी जिनको अधिकार दिए जाते थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे स्थानीय सामंतों की शक्ति, यानी उन्हें स्थान विशेष का अधिकारी वगैरह बनाया जाने लगा। फिर सामंतों ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया और फिर वो भूमि से जो टैक्स वसूली करते थे वो राज्य के खजाने तक पहुंचाते थे। इस प्रकार से सामंतों को आय भी उसमें से निकालनी होती थी। कई बार तो राजा वेतन के माध्यम से देता था और कई बार जो राज्य का हिस्सा दिया जाता था उसमें सामंत अपने आय का हिस्सा भी निकालते थे, और राजा को जो एक निश्चित कर का भुगतान है वो भी राजा के खजाने तक पहुंचाते थे और अपने राज्य में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वगैरह भी करवाते थे। तो इससे क्या होता था, सामंतों का वर्चस्व बढ़ता था। सामंत वो हुआ करते थे जो राजा के अधिकारी होते थे, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो सकते थे, राजा जिन पर विश्वास करता था, राजा के समर्थक हो सकते थे, उनको वो राज्य का अधिकारी नियुक्त करता था, यानी मंत्री वगैरह, या जैसे राष्ट्र या साम्राज्य होता था और विभिन्न प्रकार के राज्यों में या नगरों में बांटा जाता था, उसमें वो अधिकारी नियुक्त करते थे और इससे सामंतों की शक्ति में वृद्धि होती थी। इस प्रकार भूमि अनुदान पत्र राजा की घटती शक्ति को छुपाने का प्रयास भी जानकारी देते हैं कि कहीं न कहीं शासक उस समय भी भूमि अनुदान दिया करते थे जब उनका वर्चस्व कमजोर पड़ता चला जाता था, और उसके पीछे राजा अपना समर्थक जुटाना चाहते होंगे। इसलिए भी इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि शायद राजा अपने समर्थकों को जुटाने के लिए भी भूमि अनुदान दिया करते थे, ताकि लोगों का जमावाड़ा राजा के आसपास रहे और राजा के समर्थन में हमेशा उसके साथ रहे। ये सभी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि, या हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अभिलेखों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, अर्थात अभिलेखों को समझना चाहिए, उसका निचोड़ निकालना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो ये इतिहासकार अपने किसी भी तथ्य पर पहुंचने से पूर्व ये सारी जानकारी जुटाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों की सीमाएं भी होती है। सीमाएं यानी कि हमें उनमें समझने के लिए कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। विशेष तौर पर जान सामान्य से संबंधित जानकारी इन अभिलेखों में कम पाई जाती है, ये होती है माइनस पॉइंट, यानी उपलब्धियों को ज़्यादा लिखा जाता है, सामान्य जानकारी कम डाली जाती है। तथापि अभिलेखों से समाज के विविध पक्षों की जानकारी हमें जरूर मिलती है। तो अभिलेख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका बड़ा प्रश्न है, और सिंगल 2 नंबर का या 1 नंबर का प्रश्न सीधे तौर पे आता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो वो आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में विकसित राजत्व के सिद्धांत या राजत्व के विचारों पर चर्चा कीजिए। अब राजत्व क्या है? देखिए, राजत्व यानी राजा, ठीक है, या राजा का किस प्रकार से राजत्व का सिद्धांत, या राजा किस प्रकार से अपने आप को समझते थे, मानते थे, जानते थे, वो होता है राजत्व। मौर्य काल में राजत्व का एक नया विचार जोर पकड़ने लगा। ये नया विचार था सिद्धांत दिव्य राजत्व का सिद्धांत, ठीक है। दिव्य राजत्व का सिद्धांत अर्थात देवता के समान राजा स्वयं को मानने लगे थे। इस सिद्धांत के तहत राजा अपने आप को ईश्वर से जोड़ने लगे, यानी देवत्व का सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं देवत्व का सिद्धांत। ये मौर्य काल में ही नहीं, गुप्त काल में, कुषाण काल में, ये सब यानी राजा अपने आप को देवता के तुल्य समझते थे
और अपने आप को ईश्वर से जोड़ते थे। स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती कि शासकों ने अपने आप को देवता या देवताओं से उत्पन्न बताया। अपने आप को शासकों ने देवता या देवताओं से उत्पन्न बताया। इस माध्यम से वे प्रजा में अपना रुतबा बहुत ऊंचा कर लेना चाहते थे। अर्थात राजा यानी कि सम्राट, सम्राट यानी एक अधिपति, एक सर्वोच्च अधिकारी। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कह सकते हैं भाग्यशाली मानना। तो वो अपने आप को सबसे भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उनके पास इतना वर्चस्व था, उनके पास इतनी ताकत थी, उनके पास इतना वैभव था। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो एक प्रबल भाग्य लेकर पैदा हुए थे। तो ऐसे में मौर्य साम्राज्य के शासक या मोस्ट ऑफ शासक अपने आप को देवताओं के समान ही मानते थे या अपने आप को तकदीर वाले कहते थे। वो स्वयं को देवता ही बताया करते थे। तो मौर्य साम्राज्य में भी राजा अपना रुतबा है वो ऊपर रखना चाहते थे। प्रजा के दिलो दिमाग में अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहते थे, यानी प्रजा के दिल दिमाग में अपनी जगह बनाना चाहते थे। उल्लेखनीय है कि धर्म तथा धार्मिक रीतियों का प्रयोग करके स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि या दैवीय उत्पत्ति बताकर प्रजा में राजा के प्रति आस्था पैदा करना शासकों की प्राचीन काल से रणनीति रही। यानी राजा को देवत्व का सिद्धांत राजा का पालन या राजा इनका पालन करते थे या बताते थे, और जनता राजा को माई बाप के समान अर्थात ईश्वर के तुल्य मानती थी, राजा को देवता के समान ही पूजती थी। और जो प्रजावत्सल राजा होता था वो जनता के दिल दिमाग पे बहुत अच्छी छवि है वो बनाकर रखता था। और जो क्रूर और अत्याचारी शासक होते थे वो उनसे जनता डर कर रहती थी या फिर वो इलाके छोड़कर चली जाती थी, लेकिन फिर भी जो है राजा की दरबार में या राजा के शासन में रहते हुए उन्हें राजाज्ञा का पालन करना होता था। उत्तर वैदिक काल में शासक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञों का सहारा लेते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, इसके अलावा राजसूय यज्ञ वगैरह है वो शासक करते थे। और इस प्रकार से वो अपना साम्राज्य विस्तार भी करते थे और फिर अपना घोड़ा छोड़ते थे, या जो घोड़ा जिन जिन राज्यों में जाता था अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से, और जो शासक अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो साम्राज्य का विस्तार माना जाता था। राजसूय यज्ञ में भी राजा अपने आप को स्थापित करने के लिए जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए इस प्रकार के यज्ञ करते थे। तो ये यज्ञ भी शक्ति बताने के लिए राजा अपने आप को बलशाली या ताकतवर समझते थे, तब ऐसे यज्ञों का सहारा लेते थे। ये यज्ञ बहुत से ब्राह्मणों द्वारा लंबे समय तक करवाए जाते थे। इन यज्ञों में जैसे कि राजसूय यज्ञ आ रहा है, राज्यारोहण पर, वाजपेयी या शक्तिप्रद पेय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ये सारे यज्ञ करवाए जाते थे, जिसके माध्यम से राजाओं को देवीय शक्तियां प्राप्त होती थी। यानी साम्राज्य का विस्तार होता था, राजा अपने आप को देवताओं के समान मानता था और ईश्वर के करीब है वो इन यज्ञों के माध्यम से महसूस भी करता था। और मौर्य सम्राट अशोक ने भी देवीय सिद्धांत का सहारा लिया था, यानी हर शासक, हर राजा ने अपने आप को देवत्व के सिद्धांत के अधीन रखा था। तो मौर्य शासकों ने भी अपने आप को देवत्व के सिद्धांत के अनुरूप ही माना था। वह या राजा अपने आप को देवानाम प्रिय यानी देवताओं को प्यारा, यानी यहाँ पर ये जो शब्द है वो अशोक के लिए आया है, सम्राट अशोक जो कि मौर्यकालीन अशोक, और देवानाम प्रिय यानी देवों को प्यारा की उपाधि से विभूषित करता है। मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों ने भी बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण किया और दिव्य राजत्व को अपनाया। तो कुषाणों ने भी देवत्व के सिद्धांत को अपनाया था। कुषाणों ने भी अपने आप को जो है देवताओं के समान ही माना था या देवता ही माना था। कुषाणों ने मध्य एशिया से मध्य भारत तक के विशाल भूक्षेत्र पर लगभग प्रथम सदी ईस्वी पूर्व से प्रथम सदी तक ईस्वी तक शासन किया। उनके द्वारा प्रचलित देवत्व की परिकल्पना उनके सिक्कों और मूर्तियों से बेहतर रूप में अभिव्यक्त होती है। इसके साथ ही कुषाणकालीन शासक कनिष्क की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा मानी जाती है, या कनिष्क जो है कुषाणकालीन शासक था जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं फेमस या प्रसिद्ध शासक रहा है। उत्तर प्रदेश मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है के समीप माट एक स्थान है, माट कि एक देवस्थान से प्राप्त की गई एक मूर्ति है। कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई है, और इस प्रकार की मूर्तियां अफगानिस्तान के एक देवस्थान से भी प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि देवस्थानों में विशाल मूर्तियों की स्थापना का विशेष उद्देश्य रहा होगा, अर्थात देवस्थानों से मूर्तियों को प्राप्त होना, अर्थात राजा अपनी विशालकाय या आदमकद प्रतिमाएं बनवाते थे और फिर उन्हें देवताओं की तरह मंदिर में रखा जाता था। दक्षिण भारत में भी हमें ऐसा मिलता है कि राजा चोगुल, चेर या पांडे जो शासक हुआ करते थे
उन्होंने भी उन राजाओं की मूर्तियां भी मंदिरों में स्थापित होती थी और जनता बकायदा शासकों की पूजा अर्चना करती थी। तो ऐसे में ये इस प्रकार से कुषाणकालीन मूर्तियां भी मिली है। वस्तुतः वे अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते होंगे, यानी वो स्वयं को देवता ही, देवतुल्य यानी देवताओं के समान प्रस्तुत करना चाहते होंगे। और उल्लेखनीय है कि कुषाण शासकों ने भारतीय धर्म जैसे शैव है, यानी जो शिव की उपासना करने वाले शैव, बौद्ध यानी भगवान बुद्ध को मानने वाले, वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले आदि को अपनाया तथा इस धर्म के प्रतीकों को अपने सिक्कों पर भी खुदाया। कुषाण चूंकि थे तो मध्य एशिया से आए हुए थे, लेकिन बाद में चूंकि जब ये हिंदुस्तान में आ गए और यहाँ पर अपनी विभिन्न शाखाओं को स्थापित किया और फिर हिंदुस्तान के अंदर चलने वाले या भारत के अंदर चलने वाले चलायमान धर्मों को उन्होंने अपना लिया, विभिन्न शाखाओं को उन्होंने अपनाया और इस प्रकार से धर्म के प्रतीकों को अपने सिक्कों पर भी खुदवाया। जिन देवी देवताओं को उन्होंने माना तो उन्होंने सिक्कों पर भी उन्हें खुदवाया। विम कडफिसिस जो है कुषाण शासन या कुषाण कालीन या कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है कजूल कडफिसिस। ये आपको ध्यान रखना, कजूल कडफिसस पूछा जाने वाला प्रश्न है, कजूल कडफिसस। और कजूल कडफिसस के बाद कुषाण शासक आया वीम कडफिसस। ठीक है, ये वीम कडफिसस और वीम कडफिसस के बाद आया है कुषाण शासक कनिष्क, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। तो वीम ने अपने सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी और त्रिशूल आदि का प्रयोग किया, अर्थात वो शिव का उपासक रहा होगा। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। देवपुत्र अर्थात देवताओं की पुत्र। ऐसा करने की प्रेरणा कुषाणों को चीनी शासकों से मिली होगी, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र मानते थे, यानी चीन के जो शासक रहे होंगे तो उन्होंने अपने आप को स्वर्गपुत्र माना है। तो यहाँ पे इतिहासकार ये कहते हैं कि स्वर्गपुत्र या देवपुत्र की उपाधि है, उस आधार पे कुषाणों ने चीन से ये उपाधि ली होगी और उसके बाद उन्होंने भारत में इन्हें उस नाम के अनुरूप है अपनी उपाधियाँ यहाँ पर भी लगाई होगी। तो इस प्रकार राजा है देवत्व के सिद्धांत को मानते थे। अब अंतिम प्रश्न है हमारा कि वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए थे। यानी कि जो हमने पाठ पढ़ा है, दूसरा पाठ राजा, किसान और नगर, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का ये जो लंबा समय है 1200 सालों तक का, इसमें क्या परिवर्तन आए कृषि के क्षेत्र में। तो ये हमें परिवर्तन देखने हैं कि लंबे कालखंड में भारत में अनेक परिवर्तन आए, कि ये समय बहुत बड़ा समय है, ठीक है ना। इस दौरान बहुत सारे चेंज, यानी 1200 शताब्दियाँ, इन शताब्दियों में युग परिवर्तन जहाँ होते हैं तो परिवर्तन भी आते हैं। तो यहाँ परिवर्तन देखिए कि इन परिवर्तनों का प्रमुख आधार कृषि प्रणाली का विकसित होना। यानी कि जो हड़प्पा कालीन अगर हम प्रणाली देखें तो हड़प्पा में इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन हाँ उस समय में विकसित थी, हड़प्पा काल के समय में विकसित थी, लेकिन बाद में आने वाले समय में और परिवर्तन हुए और उसमें चेंजेज आए और बदलाव आए और नवीनता आई, नई तकनीकें आई। तो ये जो नई तकनीकें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इस काल में शासक अधिक मात्रा में कर वसूल करना चाहते थे। अब हमें ये समझना है कि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि को हमेशा ही महत्वपूर्ण माना गया है और शासकों को सबसे ज़्यादा आय जिससे प्राप्त होती थी, धन धान्य से, फसलों से, तो कृषि से। और ऐसे में कर वसूल शासक करते थे। तो उन्होंने इसके लिए कि कृषि भूमि को कैसे अच्छा बनाया जाए, कृषि का विस्तार कैसे किया जाए या भूमि का कैसे अच्छा बनाया जाए, किस प्रकार से नई तकनीकी इस्तेमाल की जाए, तो उन्होंने इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो है तरीके अपनाए होंगे, उपाय अपनाए होंगे। करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसान उपज जो है बढ़ाने के उपाय है वो ढूंढने लगे थे। अब किसानों को टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, उपज कैसे बढ़ाएं, शासकों ने भी इसमें योगदान दिया। तो उस समय शासकों ने भी जो है तकनीकी तौर पे किसानों का साथ दिया। उन्होंने सिंचाई कार्यों को बढ़ावा दिया, यानी जल की सिंचाई के स्रोत है, जैसे तालाब है, कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना जो है, इसके अलावा जो है जल स्रोत बनवाना। तो ये सारे फलतः कृषि के तौर तरीकों में निम्नलिखित बदलाव है वो आए हैं। तो ये बदलाव है 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 शताब्दी तक के बीच में। देखिए सिंचाई कार्य, तो मौर्य शासकों ने खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया। राज्य किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था, जल वितरण का कार्य करता था। और मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि मिस्र की तरह मौर्य राज्य भी सरकारी अधिकारी जमीन की पैमाइश करते थे और नहरों का निरीक्षण करते थे, जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था। जूनागढ़ अभिलेख से भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में गिरनार के पास सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया था, जो कि सिंचाई के काम आता था। और 5वीं सदी में स्कंदगुप्त ने भी इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था और कुआं और तालाब
की सिंचाई कर कृषि उपज भी बढ़ाई जाती थी। नहरों का निर्माण शासक या संपन्न लोग ही करवा पाते थे, परंतु कुओं तालाबों के निर्माण में समुदाय तथा व्यक्तिगत प्रयास भी प्रमुख भूमिका निभाया करते थे। तो यहाँ पर हमें समझना है, देखिए कि मौर्य शासकों ने खेतीबाड़ी पर विशेष ध्यान दिया था और शासकों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाते थे। सिंचाई व्यवस्था में जैसे तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, नहरों का जो है नहरें बनवाना और जन सामान्य तक उन सुविधाओं को पहुंचाना। ऐसे ही जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है ये वाला कि प्रश्न के अंदर प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका। या इंडिका किसके माध्यम से लिखी गई है, तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर के समय में भारत में यूनानी राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसने हमें विवरण दिया है और मेगास्थनीज ही लिखता है कि जिस प्रकार से मिस्र के अंदर भूमि की पैमाइश होती थी, अर्थात भूमि का लेखा जोखा रखा जाता था कि भूमि उपजाऊ है, भूमि बंजर है, या भूमि पर कितनी उपज हो सकती है, तो भूमि की जो है लेखा जोखा और नाप व परीक्षण होता था। उस आधार पे जो है एक तरह से कह सकते हैं करों का निर्धारण भी रहता होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं, वो भी हमें पता चलता है। जैसे जूनागढ़ अभिलेख है जो कि शक शासक रुद्रदामन के समय में लिखा गया, और इसमें लिखा गया है कि जो सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में हमें विवरण मिलता है, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, कि सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न भी आता है कि सुदर्शन झील के बारे में बताइए, या सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर पुष्यगुप्त ने। और सौराष्ट्र प्रांत यानी गुजरात के अंदर गिरनार के पास सुदर्शन झील का एक बांध बनाया, यानी उसने पहली बार सुदर्शन झील का निर्माण है वो करवाया था। क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि बनवाया था, जो कि सिंचाई के लिए काम आता था। उसके बाद सदियों बाद स्कंदगुप्त, जो कि ये तो है जो है मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। फिर ये जो स्कंदगुप्त है ये गुप्त शासक है, ठीक है। अब गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील की उपयोगिता को देखते हुए उसके समय में इस झील का जीर्णोद्वार करवाना यानी पुनर्निर्माण यानी टूट फूट को ठीक करवाना, ठीक है, करवाया, उसे नया बनवाया। और कुओं और तालाबों से सिंचाई कर कृषि की उपज को उस समय बढ़ाया जाता था। और बाद में इसी झील को जो है तीसरी बार जिसने बनवाया था वो था जो है रुद्रदामन, जो कि शक शासक था, ठीक है। रुद्रदामन ने जो है तीसरी बार, जब ये अत्यधिक बारिश के कारण एक बार सुदर्शन झील है वो पूरी तरह से इसका बांध है वो टूट गया था, और रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से जो है धन देकर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि उसके अधिकारियों ने बहुत ही खर्चीला काम बताते हुए रुद्रदामन से इस झील का पुनर्निर्माण करने से मना कर दिया था, लेकिन रुद्रदामन ने ये कार्य किया था सुदर्शन झील को बनाने के लिए, और उसने अपना खजाना खाली कर दिया था। इसलिए रुद्रदामन है वो फेमस हो गया, या कह सकते हैं कि सुदर्शन झील के बारे में जो है हमें जो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है वो रुद्रदामन का अभिलेख है वो माना जाता है। और रुद्रदामन से इससे ये जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन एक बहुत ही प्रजावत्सल और उदार मना शासक था, और साथ में उसने जो इतना ज़्यादा जो है खजाना खाली होने पर भी उसने जनता के ऊपर किसी प्रकार का जो है एक्स्ट्रा कर नहीं लगाया था। ये उसकी उदारता या उसकी दयाशीलता है वो मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से शासक लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए जनता के लिए नहरें, कुएं, सिंचाई के तालाब वगैरह सिंचाई के अनेक स्रोतों का निर्माण करवाते थे और जनता को सहयोग देते थे, भूमि की पैमाइश भी करवाते थे। तो इस प्रकार से शासक की भूमिका बहुत ही जो है प्रभावशाली थी, और साथ में जो है कृषक वर्ग के लोग भी अपने व्यक्तिगत जो है प्रयास भी किया करते थे। फिर है हल से खेती करना। तो खेती तो चूंकि हल से ही की जाती है, लेकिन अब एक दूसरा प्रचलन आया कि कृषि उपज के लिए, उपज बढ़ाने के लिए हल है वो चलाए जाते थे, और हल का ही प्रचलन था। लेकिन अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में हल के लोहे के फाल का प्रयोग प्रचलन में आया कि जो हल जो बनाए जाते थे वो लकड़ी से बनाए जाते, तो लकड़ी के हल इतने ज़्यादा लंबे और टिकाऊ नहीं हुआ करते थे। और समय के साथ जैसे लोहे का प्रयोग होने लगा तो जो हल के जो फाल होते थे, यानी जो हिस्सा ज़मीन के अंदर जिससे जुताई वगैरह की जाती थी, खड़ाई की जाती थी, उससे
उस हिस्से को लोहे का बनाया जाने लगा और वो एक टिकाऊ हल होता था जिससे किसानों को मदद मिलती थी। इसकी मदद से मिट्टी को गहराई तक जोता भी जाने लगा था। उल्लेखनीय है कि गंगा व कावेरी की घाटियों में उपजाऊ क्षेत्र में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लोहे वाले फाल सहित हल का प्रयोग होने लगा था। यानी लोहे के हल, फाल वाले हल, फाल यानी वही नुकीला हिस्सा, और इससे अधिक मात्रा में गहराई के साथ है वो भूमि को जोता जा सकता था। साथ में लोहे का फाल है वो भारी होने के कारण जो है भूमि को जो है अच्छे से जुताई है वो की जा सकती थी। और इस प्रकार से लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन बढ़ा और प्राचीन पाली ग्रंथों में कृषि के लिए लोहे के औजारों का उल्लेख मिलता है। और अष्टाध्यायी में भी जो है आयविकर कुशी जो है शब्द मिलता है जिसका अर्थ होता है लोहे का फाल। ठीक है। उत्तरी भारत में इस संबंध में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इसका परिणाम कृषि क्षेत्र में वृद्धि, कृषक बस्तियों का प्रसार और उत्पादन का बढ़ना है जिसका लाभ राज्य को मिला है। तो इस प्रकार से लोहे के फालों का हल का प्रचलन करके भी कृषि उपज में बढ़ावा जो है दिया गया था। फिर है धान रोपण की विधि की शुरुआत है, अर्थात धान रोपण से तात्पर्य है चावल की फसल को बोना। ठीक है। कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान धान रोपण की शुरुआत है। भारत में धान रोपण की शुरुआत है 500 ईस्वी पूर्व से स्वीकार की जाती है, शताब्दी ईस्वी पूर्व। धान लगाने की प्रक्रिया के लिए रोपण तथा रोपिती जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी चावल को पहले तो रोपा जाता है, फिर उसका दोबारा से उन्हें बोया जाता है। इस प्रकार से रोपण किया जाता है अलग अलग, उसे एक लाइन के हिसाब से, और इस प्रकार से जो है धान की रोपण या फसल है वो उगाई जाती थी। और ये कुछ भी नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। पाली ग्रंथों में इस प्रक्रिया को बीजानी पतितापेति के नाम से भी जाना गया है। ज्ञात धर्म कोश में प्राकृत वाक्यांश उकसाय निहाय का अर्थ है उखाड़ना और प्रतिरोपित करना। प्रतिरोपण की इस प्रणाली से पैदावार बढ़ी और गांव में परिवर्तन आया। तो हमें इतना ही याद रखना है, यहाँ पर आपको इतना लेना है कि धान रोपण की शुरुआत है वो की गई थी, और धान को यानी चावल, धान का अर्थ होता है चावल या अन्य फसल के हिस्से में भी हम ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धान है वो चावल को ही किया जाता है, कहा जाता है। और ये जहाँ बहुत ज़्यादा पानी वाले इलाके होते थे वहाँ पे धान की फसल को बोया जाता था। बाकी लोग आप ना भी लिखें तब भी चलेगा, बस सिर्फ इसे फौरी तौर पे आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उस समय के जो है 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 शताब्दी ईस्वी तक ये सारी शुरुआत है वो की गई, जिससे किसानों की जो है उपज बढ़ाने में किसानों को फ़ायदा मिला और राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर आपके लिए उपयोगी रहेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।